हाँ जी, स्टार्ट है। आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम माशाल्लाह से ITA की रिवीजन के लिए आए हैं, आप आए हैं, मैं तो यहीं पे ही होता हूँ। खैर, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। कल हमने डिस्कशन की थी कि आज हम इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट को स्टार्ट करेंगे और फाइनल अकाउंट सॉफ्टवेयर में कैसे होना है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं छोटा सा प्रोसेस रिपीट करने लगा हूँ कि आप ICAP की वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल शीट पे लिखे ICAP सबसे टॉप पर आ जाएगा। ICAP की वेबसाइट ओपन करेंगे, ICAP की वेबसाइट पर यहाँ पर आपको टॉप पर अपना नाम नज़र आएगा, यानी कि स्टूडेंट। आप स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी। अप्लाई फॉर एग्जामिशन, माई प्रोफाइल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम, स्टडी रिसोर्सेज, यहाँ पर जाना। ठीक, बाज़ का ये भी हो सकता है कि आपको स्टूडेंट का लॉग इन करना पड़े, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन इसके अंदर ऐसा ज़रूरत नहीं है। इसमें आप आए स्टडी रिसोर्सेज में, तो आपसे रिलेटेड ना तो कोई QAT है ना ही कैफ है। अभी फ़िलहाल अभी आपसे रिलेटेड क्या है, प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं। आप PRC के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्कोप ऑफ स्टडी से रिलेटेड डिस्कशन मैंने कल कर दी थी कि यहाँ पर आपका सिलेबस होता है और आपने सिलेबस को ओवरव्यू करना है। हर पेपर के लिए आपने ओवरव्यू करना है। पेपर आपने देना है। किसने देना है? आपने देना है। और आपको पता होना चाहिए कितने कितने सवाल किस किस एरिया में से आ सकते हैं। आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप काम जो कर रहे हैं वो बस एक ही चंद चैप्टर्स के ऊपर काम कर रहे हो और पता चले 50% पेपर है ही बाकी सारे चैप्टर्स में से। आपको एक चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, और उसमें से आना ही 10% है, तो आप मेहनत उसके ऊपर किए जा रहे हैं कि ये मुझे नहीं आता, और उसमें से आना कितने परसेंट है? 10%। तो बेहतर क्या है कि 90% के ऊपर ज्यादा मेहनत कर लो और 10% के ऊपर इतनी मेहनत करो कि उसमें से कुछ मार्क्स हासिल कर सको। बात समझ लगी? तो पेपर को अपने लिए खुद आसान करना आपने। फिर एक मॉडल पेपर है। यहां पर मॉडल पेपर में ITA की प्रैक्टिस क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहां पर सॉफ्टवेयर दिया हुआ है कि आपको सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा पेपर में। आपने इसको क्या करना है? डाउनलोड करना है। 2 सवाल इसके अंदर मौजूद हैं। एक सवाल मैं अभी आपको इंशाल्लाह वहां पर से देख के करवाऊंगा कि करना कैसे आपको। फिर उस जैसे ही रेप्लिका एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास ICAP ने दिए हुए हैं। स्टडी रिसोर्सेज में ही जाएंगे। जब आप अकाउंटिंग के अंदर जाएंगे, ऑनलाइन बुक्स शरीफ में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लॉगिन लगाना पड़ेगा। बहरहाल आप ऑनलाइन बुक्स में जाएंगे, वहां पर आपको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अंदर रफली 20 के करीब फाइनल काउंट दिए हुए हैं ICAP ने, उसी फॉर्मेट पे जिस फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक, प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करना है वो मैं अभी सिखाऊंगा आप। नहीं बच्चों, हमने भी फाइनल काउंट करना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम, दूसरा लैपटॉप मंगवा लिया। मीनवाइल हम टाइम वेस्ट करने की बजाय क्या करते हैं, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ लेते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा क्या कर रहा है, मुश्किल मिला रहा है। जो आपने बताया कि ये मुश्किल लगता है चैप्टर, तो बेटा अगर फैक्ट्री का एक फ्लो समझ लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक, ये एक छोटी सी फैक्ट्री है और इसके अंदर सारे खर्चे अवेलेबल हैं, हर चीज किस्म की एंट्री अवेलेबल है। कैसे कैसे खर्चे होते हैं, कैसे कैसे बातें चलती हैं, वो बात करते हैं।
फैक्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी किस्म की काम करने पड़ेंगे? सबसे पहले आपको मटेरियल खरीदना पड़ेगा, मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल जिसको बोला जाता है। रॉ मटेरियल खरीदने की एंट्री रॉ मटेरियल या मटेरियल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरी हो सकती है मटेरियल डेबिट पेएबल क्रेडिट। दूसरी एंट्री आपको लेबर को पैसे देने हैं, लेबर को क्या करना है? पैसे देने हैं। लेबर ने जो काम करना है इसको कन्वर्ट करना है, तो लेबर के लिए पेरोल अकाउंट होता है यूज। पेरोल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, पेरोल डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये दूसरी एंट्री हो गई। तीसरा है खर्चा आपका, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जिसको बोलते हैं। यहां पर रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, रिपेयर आ गया, मुख्तलिफ किस्म के खर्चे होंगे। इन सब के लिए एक ही एंट्री हो सकती है, ले आइएगा। नॉर्मल रूटीन में खर्चा होता है आपका एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। यहां पर क्या कर लेंगे आप? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट और कैश क्रेडिट। अब अगली एंट्रीज जो आपने समझनी है, दो किस्म का मटेरियल होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल? फर्क क्या है? ये डाइस है, इसको बनाने के लिए मटेरियल कौन सा दरकार होगा जी? वुड या फिर चिपबोर्ड और नेल्स और ग्लू, और कारपेंटर तो बंदा होगा ना, वो मटेरियल तो नहीं है, वो तो पेरोल वाले उसके दूसरे सेक्शन है ना, लेबर वाला सेक्शन है। मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल होगा? क्या रूटीन में फैक्ट्री में कोई मशीन्स यूज होंगी, उनको ग्रीस वगैरह भी लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी? ऑयलिंग की जाएगी कि नहीं की जाएगी? अब ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको आप कॉस्ट इसको असाइन कर सकते हो, ऐसा मटेरियल क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल। और जो दूसरा ग्रीस वगैरह है वो क्या डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को असाइन की जा सकती है? नहीं। तो ऐसा मटेरियल क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। बात समझ लगी? डायरेक्ट मटेरियल अब फैक्ट्री में आ गया, वुड आ गई है, अब इसको डिपार्टमेंट को इशू करना है ताकि ये डाइस बना सके। ठीक, तो ये मटेरियल खरीदा गया है, ये निकलेगा यहां से जाएगा वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में। कौन से अकाउंट में बच्चों? अब अगर सिर्फ आपको ये पता हो कि इसका फ्लो क्या है, कैसे चलना है, तो आपकी एंट्रीज आपको आ जाएंगी। अगला अकाउंट है वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट। यहां पे खर्चों ने इकट्ठा होने हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो एंट्री फिर क्या बन जाएगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। ये इशू ऑफ मटेरियल की एंट्री होगी। अब इसी तरीके से दो किस्म की लेबर होगी, एक डायरेक्ट लेबर और एक ऐसी लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसको प्रोड्यूस करने में। वो वाली लेबर कौन सी होगी? डायरेक्ट लेबर। और ऐसी लेबर जो डायरेक्टली इसको प्रोड्यूस नहीं कर रही, बना नहीं रही, चाहे वो सुपरवाइज कर रही है, चाहे उसका सीनियर है, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ है। सपोर्ट स्टाफ से मुराद है कोई ये जो गोदाम है मटेरियल का, यहां पे बंदा बैठा हुआ मटेरियल इशू कर रहा है, मटेरियल को मेंटेन कर रहा है, तो क्या वो फैक्ट्री का बंदा है या नहीं है? फैक्ट्री का बंदा है, लेकिन वो डायरेक्टली बना नहीं रहा। तो जोन जोन से पर्सन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनके पैसे जो होंगे, उनकी लेबर जो होगी, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। और ऐसे लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन करने में, जैसे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर खुद तो काम नहीं कर रहा ना, सुपरवाइजर तो कह रहा है वो सही तरह से काम करो, इसको इस तरीके से जोड़ो, बस वो ये काम कर रहा है। तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो सुपरवाइज कर रहा है। तो सुपरवाइजर को भी सैलरी मिल रही होगी, तो उसके पैसे जो होंगे वो क्या कराएंगे? इनडायरेक्ट लेबर।
ठीक, अभी हम पहले डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। जो उनसे लोग बना रहे हैं वो कौन से है, उसकी क्या नाम है, क्या बोलेंगे उसे, डायरेक्ट लेबर। पेरोल में सबसे पहला खर्चा हमने रिकॉर्ड किया जो इसको पैसे दिए, पेरोल डेबिट और कैश क्रेडिट। अब डायरेक्ट लेबर का खर्चा हमने पहुंचाना है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में, तो ये खर्चा भी ऐसे इधर आ जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, पेरोल अकाउंट क्रेडिट। समझ लग गई। यहां पर कौन कौन से खर्चे आ गए, डायरेक्ट मटेरियल भी, डायरेक्ट लेबर भी। एक खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरी रेयर होते हैं, स्टिल ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट किस्म के खर्चे हैं, वेरी रेयर। एक एग्जांपल यहां पर भी दूंगा और सीएमए में भी वही वाली एक एग्जांपल देता होता हूं, और होती भी चांदे की चीजें हैं। एक नया ऑर्डर आया एक स्पेशल किस्म की टेबल्स बनाने के लिए, ठीक से एक फूल की शेप की टेबल बनानी है। अब फूल की शेप की टेबल के लिए स्पेशल मशीन कटिंग के लिए चाहिए, हमारे पास जो मशीन है वो है सीधा काटती है। अब एक ऑर्डर है जिसमें से 10 टेबल हमने बनानी है, क्या उसके लिए एक नई मशीन खरीद लें, या उस छोटे से ऑर्डर के लिए मशीन को रेंट पर ले लें, रेंट पर ले लें, फिर उसका रेंट पे करेंगे डायरेक्टली उन 10 टेबल्स को बनाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो रेंट होगा ये क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, वेरी रेयर होता है, अगर कभी आ जाए तो उसकी डायरेक्ट एंट्री पास की जा सकती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, आती नहीं है, बहुत रेयर है। डायरेक्ट खर्चे दो किस्म के यहां पर आ गए वर्क इन प्रोसेस में, कौन कौन से, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। मजीद खर्चे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीन चीजें कौन कौन सी बोले, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का पार्ट। ठीक, अब जो मटेरियल खरीदा है उसमें हर किस्म का मटेरियल शामिल है, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट। वो खरीद लिया, मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट, मटेरियल डेबिट पेबल क्रेडिट। अब इसको इसकी रेलेवेंट प्लेस पर पहुंचाना है। जब ये इशू हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया, तो क्या काम है, मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल की जगह कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो यहां से इशू करेंगे तो फिर ये जाएगा कहां पर, फैक्ट्री ओवरहेड। ये यहां से चलेगा और ये पहुंच जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। चलो, यहां से निकला ये और ये पहुंच गया फैक्ट्री ओवरहेड में, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो एंट्री क्या बन जाएगी, मटेरियल से आउट हो रहा है, मटेरियल की नेचर डेबिट है, इन्वेंट्री की नेचर क्या होती है, डेबिट। यहां से क्रेडिट हो जाएगा और कहां पर पहुंच जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। एंट्री क्या बन गई, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। ये वाला, इसमें बस एंड पर जो सी चीजें बच जाएंगी वो क्लोजिंग मौजूद होगा। पेरोल अकाउंट, डायरेक्ट लेबर को कहां पर पहुंचा चुके हैं, वर्क इन प्रोसेस। इनडायरेक्ट लेबर जो होती है वो क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो खर्चा यहां पर लिखा हुआ है, यहां से निकालो, इसको भी कहां पे पहुंचा दो, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। यहां से निकालेंगे, इसको भी पहुंचा देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। एंट्री फिर क्या बन जाएगी, पेरोल क्रेडिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट। अब तीन किस्म के खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। कौन कौन से, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले से ही हम यहां पर लिख चुके हुए हैं, मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं यहां तक पहुंचाने के। ठीक, एक अंदाज है कि पहले खर्चा रूटीन में लिख लिया आपने, मसलन रिपेयर है, रिपेयर की एंट्री क्या होती है,
रिपेयर की एंट्री, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री, आपने लिखी एंट्री रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट से 1500 रुपया। अब आपने इसको पहुंचाना कहां पे है? फैक्ट्री ओवरहेड। कैसे पहुंचाएं? एक एंट्री पहले से लिख दी हुई है, होनी चाहिए थी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर दें और रिपेयर को क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। ये दूसरा अंदाज है ट्रांसफर करने का। रिपेयर से क्या हो जाएगा? कट जाएगा और अल्टीमेटली कौन सी एंट्री बन जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और कैश क्रेडिट। तो दो अंदाज हैं। अगर पहले से ये वाली एंट्रीज लिखी हुई हैं, ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो ट्रांसफर करने के लिए एंट्री क्या बनेगी? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और रिपेयर क्रेडिट, ठीक। और अगर नहीं लिखी हुई ये वाली एंट्री तो डायरेक्टली भी लिखी जा सकती है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और कैश क्रेडिट। अल्टीमेटली हमें इस तक पहुंचना है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट। पास में लग गई। आपके पीआरसी में ये वाला सिलसिला ज्यादा है। इससे अगले स्टेप में जब आप सीएमए में पहुंचेंगे तो वो वाला सिलसिला आ जाएगा। आपकी पीआरसी के लेवल पर जहां तक मुझे याद पड़ रहा है वो यही याद पड़ रहा है कि पहले रिपेयर एक्सपेंस लिखा जाता है, कैश क्रेडिट किया जाता है और फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है। 2 मिनट लगेंगे, मैं देख के कंफर्म भी कर दूंगा। अल्टीमेट एंट्री क्या बन गई? एफओएच डेबिट और कैश क्रेडिट, या एफओएच डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अल्टीमेटली यही काम करना है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब खर्चे कहां पर इकट्ठे हो गए हैं? यहां पर एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट, एफओएच डेबिट पेएबल क्रेडिट, एफओएच डेबिट मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, एफओएच डेबिट पेरोल अकाउंट क्रेडिट। जज़ाकल्लाह जनाब। ये पीछे यहां पर अब जो सी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के 3 हिस्से, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, 3 हिस्से। अभी कितने खर्चे यहां पर पहुंचा चुके हुए हैं? 2। अभी कितने खर्चे पहुंचाए? एक मटेरियल का और एक। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी उठाना है और कहां पर लेकर आना है? वर्क इन प्रोसेस में लेकर आना। अच्छा, अब क्या ये जो डाइस बना रहे हैं हमें इसकी मेजरमेंट का पता है? मेजरमेंट किस साइज की बनानी है? इसकी जो 4-6 इंच की बनानी है, 2x4 की बनानी है, पता है ना। और हमें यह भी पता होगा कि फिर इसके ऊपर मटेरियल कितना लगना है। और तकरीबन रफली 100% श्योरिटी के साथ पता है कि जी इसके ऊपर कितना मटेरियल लगना है, ठीक। लेबर का भी पता है कि लेबर इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के कितने पैसे लेती है। मेरा सवाल आपसे, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के दरमियान में ये डाइस बन रहे हैं, क्या इन 10 दिनों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है हमारे पास? है? किधर है इलेक्ट्रिसिटी का बिल? कब आएगा? घर में पहले से पता होता है? ऐसे ही है कि इस दफा तो ना 299 यूनिट्स चलेंगे, पता होता है पहले से। 301 नहीं होने देंगे हम, हैं? पता होता पहले से। या इस दफा तो यूनिट्स चलाने ही बस 55 है, पता है पहले से? नहीं पता। जबकि आप फ्रिज भी चला रहे हैं, टीवी भी चला रहे हैं, एसी भी चला रहे हैं। वुड यू नो कितने यूनिट्स खर्च हो जाएंगे? नहीं पता। तो बिल आना है अगले महीने जाके। प्रोडक्ट बनानी है आपने आज, खर्चा फिर क्या किया जाए? एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड को पार्ट बना दिया जाए प्रोडक्ट का। जिन खर्चों का पता ही नहीं उसको क्या किया जाए? पहले नंबर पर
एस्टीमेट लगाया जाए कि अंदाजन कितना खर्चा होगा, अंदाजन कितने यूनिट्स चलेंगे, उन यूनिट्स के हिसाब से रेट क्या बन रहा है, पिछले महीने में क्या आया था, तो आपने अंदाजन बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में, और फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्ट का पार्ट बना देंगे। इसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्ब करना, प्रोडक्ट का पार्ट बनाना। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, जज़ब करना। वही वाला काम है कि आपने कॉस्ट को क्या कर दिया है, उस प्रोडक्ट को जो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट में जज़ब कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया एस्टिमेटेड बेसिस पर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, कहां से खींच के लेकर आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड से। तो आपका खर्चा, तीसरा खर्चा यहां से पहुंचेगा यहां पर। अब 3 खर्चे इकट्ठे हो जाएंगे, कौन से अकाउंट में, वर्क इन प्रोसेस, और वही मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, 3 किस्म के खर्चे इकट्ठे हो गए इसकी डेबिट साइड पर। अब प्रोडक्ट तैयार हो गई, जब वो तैयार होगी तो उसके 3 खर्चे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, टोटल पता चल जाएगा। अब ये चीज जब तैयार हो जाती है तो हम ट्रांसफर कर देते हैं इसे फिनिश्ड गुड के अकाउंट में। ये खर्चा यहां से कहां पे पहुंच जाता है, फिनिश गुड। जब चीजें क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहां से यहां पर जाने की एंट्री कोई समझ लग रही है, एंट्रीज याद रखने का प्रॉब्लम था ना मेजरली, मेरा ख्याल है ये वाला प्रॉब्लम था, कुछ बातें और होंगी, बताएं जी। फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, यहां से प्रोडक्ट बनी, यहां पर तैयार होके आ गई। अगला काम क्या करना है, इन फिनिश गुड को बेच देंगे। 2 सिस्टम थे, पीरियोडिक और परपेचुअल। कितने सिस्टम थे, परपेचुअल और पीरियोडिक। तो मैन्युफैक्चरिंग में मेजरली कौन सा सिस्टम है, परपेचुअल सिस्टम। क्या है, परपेचुअल सिस्टम। फिनिश गुड एक इन्वेंट्री है। जब आप चीजें बेचते हैं तो 2 एंट्रीज पास करते हैं, कौन कौन सी, परपेचुअल सिस्टम में, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट या फिर रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट अपनी सेल वैल्यू पर, और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, यही करते हैं ना। तो अब यहां पर आपने वही वाली एंट्री पास की, ये हमारी अब इन्वेंट्री है जो मुकम्मल हो चुकी हुई है। यहां पर एंट्री क्या बनाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री फिनिश गुड क्रेडिट, चीजें बिक गई। और फिर ये वाला खर्चा पहुंच जाएगा कहां पर, अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ऐसे नहीं, येलो एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री फिनिश गुड क्रेडिट, खर्चा सारे का सारा क्या पर पहुंच गया, यहां पर। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा हुआ है आपने, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, है ना, आपके कोर्स का ऐसा है, मुझे याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। क्या कॉन्सेप्ट है भाई अंडर ओवर एब्जॉर्ब का, चलो आप बता दो, उसको पता है, आपको नहीं, ऐसे ना करो जी बेटा। क्या कैलकुलेट करना है, अच्छा ठीक है, ठीक है, सही बता रहे हैं काफी हद तक जी। आप लोग क्या कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्ब का, अंडर ओवर एब्जॉर्ब का, नहीं याद, चलो परेशान नहीं हो। ये बताएं
एंट्री क्या होती है इसकी? आपने बताया, एक वाहिद बंदा है जिसने अंडर ओवर का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। इधर क्या है, इधर से क्या पता चलना आपको? ओवर एब्जॉर्ब की क्या एंट्री होती है? ओवर एब्जॉर्ब की होया नहीं, आधी एंट्री सही बताई है बेटी ने, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट सही बताई है। अब कॉन्सेप्ट समझ लें, यही इतने सही कॉन्सेप्ट हैं आपके। यही एंट्रीज को जस्ट एक फ्लो चार्ट को आप पढ़ लें तो आपकी एंट्री सारी की सारी क्या हो जाएंगी? फिनिश हो जाएंगी। जस्ट ये एक फ्लो चार्ट। ले जी, अब अंडर या ओवर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट क्या हमने यहां पर एस्टिमेटेड बेसिस पर बनाना है? तो फिर इसका मतलब है एस्टिमेटेड रेट चाहिए। क्या चाहिए आपको? एस्टिमेटेड रेट। इसको बोलते हैं आपके लेवल की जुबान पे प्री डिटरमिन्ड रेट। क्या बोलते हैं? प्री डिटरमिन्ड रेट। चेक कर लो, मैं गलत अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। देख लो देख लो देख लो। मसला ये है कि मैं सीएमए भी पढ़ाता हूं ना, तो सीएमए में भी यही कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से लेकर चलता हूं। तो वहां की बात और यहां की बातों में थोड़ा सा माइनस से नामों में फर्क हो सकता है, कॉन्सेप्ट में नहीं। प्री डिटरमिन्ड रेट बोलते हैं, वो कैसे मालूम होना है? प्री डिटरमिन्ड रेट वो ऐसे मालूम होना है जनाब, कोई भी वैल्यू अज्यूम करें, एनी वैल्यू, एनी खर्चा, एक महीने का खर्चा आपने कहना है बजटेड। डिस्कनेक्ट हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनल काउंट हाजिर है, लॉगिन लगा लिया हुआ है मैंने, ताकि कोई दोबारा से मसला ना हो। अब जब आप लॉगिन लगाएंगे तो लॉगिन है ITA, उसका पासवर्ड है 123, ठीक। लगाएंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, 1/1 एंड 1/2, ठीक। तो दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक हम करेंगे। मुझे ये याद नहीं है मैंने पिछले सेशन में कौन सा करवाया था, आई थिंक सो दूसरे वाला करवाया था, वेलवेट वाला नहीं करवाया था, आई थिंक सो, जहाँ तक याद पड़ रहा है। शायद ये वाला करवाया था। ठीक है जी, बहरहाल जो सा भी करवाया था, मुझे आपको गाइडेंस देना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 फिलहाल क्या करने लगा हूँ, स्टार्ट करने लगा हूँ। और हमने देखना है कि हम सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से कर रहे होंगे और सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन कैसे हमें अवेलेबल होगी, ताकि हम पहले से ही उससे क्या हो, तैयार हों। उस अंदाज में अगर काम करेंगे तो उस अंदाज में अगर आपने पहले से काम किया होगा तो आपके लिए पेपर पास करना क्या होगा, आसान। इन माय ओपिनियन आप आराम से 14-15 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं फाइनल काउंट में से। अब इजी मार्क्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ये अगला काम है जो आपने सीखना है। यहां पर लेफ्ट साइड पर क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। इस क्वेश्चन को आप एनलार्ज भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें स्मॉल भी कर सकते हैं। ये विंडो को ऐसे करके मुकम्मल भी पढ़ सकते हैं, ये वाली विंडो क्लोज कर सकते हैं, ताकि आपकी स्पेसेस क्या हो जाएं, ज़्यादा अच्छी मैनेज हो जाएं। तो लेफ्ट साइड पे आपकी क्या आ गया, क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने होगा। यहां पर जो टॉप एरिया है, यहां पर असल में आंसर छुपा हुआ है, और ये बॉटम एरिया है, ये है एक एक्सेल की शीट टाइप। कैलकुलेशन वगैरह करनी हो तो आप यहां पर कर सकते हैं, अगर कंप्यूटर पे कैलकुलेशन करनी हो। समहाउ
इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये एग्जैक्ट एक्सेल नहीं है। अगर हम इसको ज़रा नीचे कर दें तो ये हमारे पास आ गया मेन आंसर। क्या आ गया? मेन आंसर आ गया। मेन आंसर के अंदर यहाँ पर अगर हम आए तो रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू के अंदर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं 54,300 माइनस 3300, 3300 प्लस 3300 प्लस 2310। मुझे लग रहा है मैंने ये वाला सवाल करवाया था, ऑप्शन से ऐसे लग रहा है। जस्ट वेट अ मिनट। एक मिनट में मैं चेक कर लूं ताकि क्वेश्चन वो वाला करवाया जाए जो पहले नहीं करवाया हुआ, ताकि दूसरे की आप ऑप्शन आराम से देख भी सकें। इसको यूज करने का। अब इसको कैसे यूज करें? यहाँ पर मैं आऊँगा नॉर्मल घर में प्रैक्टिस कर, इस जगह पे आके और मैं यहाँ साथ कैपिटल के पास इक्विटी में कैपिटल के पास कितनी आ रही? 83 और जैसे पहले से लिख किया वैसा नहीं, उसमें 12 आ रही। ठीक है। अब अगर शॉर्टकट मैं काम नहीं करना चाहता, मुझे जल्दी है, तो क्या मैं ऑप्शंस के अंदर कर सकता हूँ? नहीं जी, एक नंबर सवाल करवाया हुआ है ऑलरेडी। ये वाला सवाल वेलवेट वाला अब हम करने जा रहे हैं। नहीं जी, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, वेलवेट का है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आपने वो थोड़ा सा गौर से पढ़ना है कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या कुछ अवेलेबल है। पीपीई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 20 की है। थोड़ा सा अगर ये इंक्रीज हो जाए तो यस। इन्वेंट्री है एट 1 जनवरी, ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, प्री पेमेंट्स आ रहा है, अदर रिसीवेबल आ रहा है, कैश एंड बैंक आ रहा है। कैश एंड बैंक को अगर आप गौर से देखें तो क्रेडिट साइड पर आ रहा है, ठीक। मींस ये क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। चांसेस ये हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, ड्राइंग्स आ रही हैं। 14% लोन, मींस लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है? 14% है। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल है, रेवेन्यू है, परचेज है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एक्सपेंसेस, रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट ऑन बैंक, ओवरड्राफ्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट है, जस्ट मोटी मोटी सी बात देखनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। प्री पेमेंट्स इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, प्री पेमेंट्स की कहानी है। मशीन वाज गिवन एट क्वार्टरली रेंट, रेंट की कोई कहानी है। लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 मार्च, लोन से रिलेटेड कहानी। डेप्रीसिएशन, कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड कैश इन हैंड 14,90,000। यहाँ पे जज़ाकल्लाह, अब दूर से नजर आ गई।
अल्लाह खैर रखे। इट इज डिसाइडेड दैट रिसीवेबल ऑफ इतने लाख रुपया शुड बी रिटर्न ऑफ एंड दैट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी डिक्रीज्ड टू इतने, बैड एंड डाउटफुल डेट शुड बी इंक्लूडेड इन एडमिन एक्सपेंसेस। ये हमने हल्की फुल्की सी इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ ली। अब क्वेश्चन ये है, ये वाला सवाल करना कैसे है, पहले कैसे सीखा हुआ है, पहले ये बताएं आप लोग। ट्रायल बैलेंस से क्या करते हैं? बताएं ना, कोई थोड़ा बहुत गाइडेंस दें, कोई पता चले कैसे करते होते हैं। ट्रायल बैलेंस को क्या करते हैं? पुट करते हैं, रेलेवेंट प्लेसेस पर पुट करते हैं, उसके बाद ठीक है टी काउंट बनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, डबल एंट्री करके प्लस माइनस करके करते हैं। आपको तो आता है, बड़ी अच्छी बात है, दैट्स गुड। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह से। अब यहां पर क्या करना है, फॉर्मेट आपके पास बच्चों पहले से मौजूद है। क्या है? या तो एज इट इज फॉर्मेट आपने अपने पेज के ऊपर लिखना है, या फिर आपने यहां पर आना है और इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और पता नहीं कहां तक हो गया, सिलेक्ट हो गया। यहां पर करना है कंट्रोल सी, और ये जो नीचे शीट बेचारी सी मौजूद है, यहां पर आना है और यहां पर आके आपने करना है कंट्रोल वी। हो गया कि नहीं? सो गया। फॉर्मेट पूरे का पूरा क्या हो गया? 100% कॉपी हो गया। अब जो काम आप करते हैं कि ट्रायल बैलेंस पहले प्लेस करते हैं और फिर काम करते हैं, वो आप यहां पर कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। अदरवाइज पेज के ऊपर जस्ट आप क्या कर सकते हैं, इसको देख देख के जोन जोन से हेड्स यहां पर आ रहे हैं वही एज इट इज हेड्स आप लिख सकते हैं। ये बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे बनती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, बस इतनी सी चंद आइटम थी। कैरेज इनवर्ट भी ऐड हो सकता है, परचेज रिटर्न लेस हो सकती है, डिस्काउंट रसीद भी लेस हो सकता है। डन हो गया। अब दूसरा तरीकाकार क्या है कि हम चंद बातें लिखते चले जाएं। आसान एडजस्टमेंट्स पहले करनी है, मुश्किल एडजस्टमेंट्स बाद में करनी है। पास में लगी? आसान एडजस्टमेंट कौन कौन सी हो सकती है? आप यहां से गौर से देखें, रेवेन्यू में क्या कितनी ऑप्शंस नजर आ रही हैं। ये पहली आइटम क्या होगी? ट्रायल बैलेंस की होगी। क्या होगी? ट्रायल बैलेंस की होगी। ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। इसमें 3300 जमा हो रहा है या 2310 जमा हो रहा है, हमें नहीं पता क्या कुछ होना है। 3300 माइनस होना है या 3300 प्लस होना है या 2310 प्लस होना है। मींस कोई एक एडजस्टमेंट होने के चांसेस हैं बस इसमें। ठीक, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई एक आधी एडजस्टमेंट ही होगी होपफुली। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितनी ऑप्शंस हैं? ये ओपनिंग स्टॉक होगा, प्लस परचेजेस होंगी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक होने के चांसेस हैं। यही पढ़ा है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब क्लोजिंग स्टॉक या 92,600 होगा या 91,820 होगा या 93,380 होगा, आपको नहीं पता। यू हैव टू वर्क इट आउट, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो आइटम्स आपको दूर से नजर आएंगी, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस। क्वेश्चन में देखना ये परचेज आ गई 449,400 और ओपनिंग स्टॉक भी यहां पे कहीं पे शायद नजर आ रहा होगा। स्टॉक ओपनिंग कहां पे है? ये 102,900 449,400, ये आपको यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में नजर आ जाएगी।
जाएं? मैंने तो नहीं कुछ कहा, जाएं आप। क्या कंफर्म हो गया? ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्या है? परचेजेज है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर वर्कआउट करेंगे तो क्या होगा? आंसर मुकम्मल हो जाएगा। स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इन्वेंट्री, डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। कल आपको एक फिक्रा पढ़ाया था, डेबिट में डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है? प्लस। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर क्या है? और डेबिट होती है। इसी वजह से जो ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड होता है, परचेजेस भी क्या होती है? ऐड होती है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। आपकी स्टॉक की एंट्री जो होती है वो क्या होती है? स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, यही वाली एंट्री होती है। क्लोजिंग स्टॉक की यही एंट्री होती है। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट किया है, इस वजह से ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है। गॉट द पॉइंट? गॉट द कॉन्सेप्ट? अब अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसमें क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर काम कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? आपकी ये एक लाइन आइटम क्या हो जाएगी? मुकम्मल हो जाएगी। एक लाइन आइटम मुकम्मल होगी तो समझे एक मार्क्स आपका हो गया। टोटल मार्क्स कितने? 20। जरा अगर हम जाएं सॉफ्टवेयर में, जरा लाइन आइटम्स गिने कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अब मुझे बताएं कितना एक लाइन आइटम के कितने मार्क्स होंगे इस क्वेश्चन में? अंदाजन 0.75। 2 लाइन आइटम्स हो जाएंगी तो 1.5 मार्क्स आपका। ये जो लाइन आइटम्स हैं ये वाली, ये बिल्कुल एंड पर ठीक हो सकती हैं, इससे पहले हो ही नहीं सकती। ये तो जस्ट टोटलिंग की है। ठीक, ये सिलेक्ट होने वाली एक लाइन आइटम ठीक होगी तो मतलब क्या हुआ? 0.75 मार्क्स आपका। बात समझ लग गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? आसान काम पहले करेंगे तो कोई रफली 20 लाइन आइटम्स आपने सही कर दी तो कितने मार्क्स आ जाएंगे? तकरीबन 15 मार्क्स, 14-15 मार्क्स आपके हो जाएंगे आउट ऑफ टोटल 30। मैं पूरा सवाल करने की अभी बात ही नहीं कर रहा, आपको समझा रहा हूं पेपर करना कैसे है। लाजमी नहीं है कि जी आज ये टोटल मैच होगा तो ही आपको मार्क्स मिलने हैं, ना यहां पर ना ही इससे आगे FAR1 में, ना FAR2 में, ना CA फाइनल में। वो सब बीकॉम में, आईकॉम में होता है कि आंसर मैच है तो मार्क्स, आंसर मैच नहीं है तो मार्क्स सारे गए। यहां पे हर लाइन आइटम के मार्क्स हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचकर आपने बताना है। मैं वो वाला काम शुरू कर दूंगा। आसान एडजस्टमेंट देख के बताएं कौन से वाली है सबसे आसान एडजस्टमेंट, कौन सी वाली आपको लग रही है? जो आसान एडजस्टमेंट आप समझते हैं हम उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे, क्योंकि पेपर करना है, पेपर का अंदाज सीखना है। खुद सोच के बताएं कौन सी एडजस्टमेंट आसान है। एक तरीका अगर आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस की वैल्यू लेनी है, सबसे पहले उसके अंदर प्लस माइनस एडजस्टमेंट होनी है, यह आपको पहले से पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने एडजस्टमेंट देखनी आसान कौन सी है? 6 नंबर एडजस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड कैश इन हैंड 14,90,000। ऊपर 1000 में डाटा है या रुपीज में है? ये देखिए 1000 में है, नीचे किस में है? रुपीज में। इसका मतलब हमें नीचे भी किस हिसाब से काम करना है?
थाउजेंड के हिसाब से काम करना है। जो सॉफ्टवेयर में आंसर शरीफ दिया हुआ है वो किस डिनोमिनेशन में दिया हुआ, थाउजेंड में या रुपीज में? थाउजेंड में। इसका मतलब आपको काम किसमें करना है? थाउजेंड में। ठीक, पहले से पता है कि किसमें काम करना है, रुपीज एंड थाउजेंड में। अब आपने एडजस्टमेंट पढ़ी, यहां से ट्रायल बैलेंस में कैश एंड बैंक की वैल्यू ढूंढे। डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट कितना है? 14,600। आपने अपने रफ पेज के ऊपर क्या किया, इसकी ट्रायल बैलेंस की वैल्यू लिखी। आपने कहा कैश एंड बैंक, चाहे रफ में लिख लें, नो प्रॉब्लम। कैश एंड बैंक कितना है? कैश की नेचर क्या होती है? कैश की नेचर क्या होती है? डेबिट में अगर क्रेडिट आ जाए तो क्या होगा? माइनस में लिखा जाएगा, प्लस में? माइनस में। डेबिट नेचर पर है कैश एंड बैंक, इसमें -14,000 कितने थे? 600। आपने -14,600 लिख लिया। अब इसको मैं अज्यूम करना चाहूं, अज्यूम करके भी समझा सकता हूं, पहले समझा दूं आपको कि ये क्रेडिट है। इसमें हो सकता है 10,000 डेबिट हो तो क्रेडिट कितना होगा? 10,000 डेबिट हो तो अगर डेबिट हो इसमें 10,000 तो ये नेट ऑफ करके 14,600 बना हुआ है ना, तो इसका मतलब है 24,600 क्या होगा? क्रेडिट होगा, तब नेट करके -14,600 बना होगा। बात समझ लग गई? ओवरड्राफ्ट और नॉर्मल कैश को क्या किया हुआ है? इकट्ठा किया हुआ है, जम किया हुआ है उन्होंने, नेट ऑफ करके बताया हुआ, ताकि आप सोचें कि एडजस्टमेंट क्या है। अब एडजस्टमेंट पढ़ें। एडजस्टमेंट है, कहता है आपने पता कैसे फैसला किया था? आपने कहा सबसे छोटी एडजस्टमेंट तो यही है। इसका मतलब है ये सबसे आसान है। कैश एंड बैंक इंक्लूड, कैश एंड बैंक के बैलेंस में शामिल है। कैश इन हैंड 1400, इसका मतलब है कैश इन हैंड कितना था? 1490। अब आओ एडजस्टमेंट पर। ये जो मैंने आपको समझाया, डेबिट कितना था? 10,000 और 24,600। तो अगर मैं कहूं कि जनाब 1490 इसमें कैश था जो कि डेबिट बैलेंस पर है, तो क्रेडिट एक्चुअल में ओवरड्राफ्ट कितना होगा कि नेट ऑफ होके 14,600 हो जाए। मुझे दोनों को ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए? मुझे ये बताएं, वैल्यू ढूंढ के बताएं। -14,600 ये डेबिट है, क्रेडिट ज्यादा होगा तो नेट क्रेडिट कम बनेगा ना। परेशान हो गए? वैल्यू बताओ ना, सोचो। डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है, तो माइनस में आंसर आएगा। ये एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है। क्या वैल्यू आई? 15,000। ऐसे ना करो बेटा, 16,090। अब जरा रिवर्स जाके चेक करें, +1490 -16,090 क्या इज इक्वल टू 14,600 आता है या नहीं आता? अब समझ लग गई? ठीक, ये एक टेक्निकल एडजस्टमेंट थी। तो क्या समझ लगी आपको? क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, उसके डेबिट एंड क्रेडिट को भी गौर से पढ़ना है। जल्दी में क्या होगा? आप सोचेंगे कैश कितना है आपका? 14,600। एक फिक्रा लिख लें अपने पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार मुझे ना मैसेज कर दो, मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ ITA की फ्री रिवीजन, ठीक है? फिर मैं चेक करवाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें। जज़ाकल्लाह। ओके ओके। बात समझ लग गई थी?
अब आप थोड़ा सा सोचकर बताएं, ये था क्रेडिट में बैलेंस, ठीक। अब आपने एक रेक्टिफाइंग एंट्री समझो करनी है, या फिर आपने उसमें फिक्रा लिखवाने लगा था। अच्छा, जहां कहीं पर भी आपको लफ्ज मिले इंक्लूड लिखा हुआ, ITA हो, FAR1 हो, CMA हो, FAR2 हो, CA फाइनल हो, कहां क्या लिखा हुआ मिले? इंक्लूड। समझ जाओ यहां पे मसला है। क्या समझना है? यहां पर प्रॉब्लम है, मींस यहां से इसको गेट आउट करना है, कहीं और इसका एडजस्टमेंट होगी, यहां से गेट आउट करना है इसे। आप समझ लगी? इंक्लूड का मतलब यहां पर मौजूद है, लिखा क्यों हुआ है? यहां पर गलत मौजूद है। समझ लग गई? तो इंक्लूड, चाहे अभी IT है, चाहे FAR1 हो, चाहे CMA हो, चाहे FAR2 हो, चाहे CA फाइनल हो, इंक्लूड कहीं पर भी लिखा हुआ मिलेगा, मतलब क्या होगा? यहां पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, यहां से इसको गेट आउट करना है। आधी एडजस्टमेंट आपको पता हो गई कि यहां से इसे गेट आउट करना है, कहीं और जाकर इसको डील करना है। कुछ समझ नहीं लग रही तो इतना काम कर सकते हैं। आधी एडजस्टमेंट हो गई तो समझे, 0.7 मार्क्स आपके, ठीक। अब हमने कैश एंड बैंक को डील किया। कैश एंड बैंक में नेचर किस नेचर पर पड़ा हुआ है? क्रेडिट। यहां पर शामिल है तो क्या कर दूं? यहां से गेट आउट कर दूं। गेट आउट करने के लिए प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, माइनस किया जाए, ठीक। अगर मैं यहां से माइनस कर दूं इसे 1490 को, और जो कैश एंड बैंक का डेबिट नेचर है वहां पर जाके क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो काम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जनरली फिर एक हिसाब से माइनस माइनस क्या होते हैं? ऐड अप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड अप हो जाते हैं। और कैश एंड बैंक में फिर कितना बैलेंस लिखना हुआ? 1490। अब मुझे पता चल गया है, मैंने एनालाइज कर लिया है, मैं जाऊंगा सॉफ्टवेयर में जाऊंगा और जाके मैंने अब सिलेक्शन करनी है दो चीजों की, जहां पर मसला है वहां पर, और जहां पर होना चाहिए वहां पर। अब आप आए कैश एंड बैंक को सिलेक्ट करें। क्या लिखा हुआ है यहां पर? कितनी ऑप्शंस आ रही हैं? -14,600, 1490, 0, -1490। कैश एंड बैंक की नेचर क्या है? उसने कहा कि कैश एंड बैंक कितना है? 1490। तो आप यहां पर क्या सिलेक्ट कर देंगे? 1490। एक चीज हो गई साइड पर। दूसरी चीज, अब दूसरा था कैश एंड बैंक जो ट्रायल बैलेंस में था, वो क्या था? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में आप गए और देखा कि कहीं पे बैंक ओवरड्राफ्ट मौजूद है या नहीं है। हमें नजर आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट मौजूद है। अगर ओवरड्राफ्ट मौजूद ना होता तो कहीं और लिखा होता। कहां पर लिखा होता? से लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। क्या यहां पर कहीं पर ट्रेड एंड अदर पेबल्स नजर आ रहा है? अगर ये वाली लाइन ना होती तो फिर कहां पे होता? क्या इंटरेस्ट पेबल में होना था? नहीं। क्या करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में होना था? नहीं। तो फिर कहां पे होना था? ट्रेड एंड अदर पेबल में होना। तो ये एनालाइज खुद करना पड़ेगा। मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट मिल रहा है, मैं बैंक ओवरड्राफ्ट चेक करूंगा, कौन सा होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 16,090 होना चाहिए। मैं ये सिलेक्ट कर दूं। अब प्लस हो रहा है। अब आपने जैसे भी वैल्यू बनाई है, या टोटल को देख लो या कोई जर्नल एंट्री की लॉजिक के तहत चेक कर लो। ये क्रेडिट है, क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है। अभी मैंने भी तो लिखा ना, माइनस माइनस। इंक्लूड का मतलब निकालना, माइनस माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है? दोनों चीजें माइनस में है, तो असल में क्या हो रही है? प्लस हो रही है। तो कुछ समझना है, कुछ समझ के क्या करना है, जिस तरह से भी समझ लगे उस तरह से काम करना है। दो लाइन आइटम्स हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? 1.5 मार्क्स आपका हो गया। एक एडजस्टमेंट क्या हो गई है? मुकम्मल हो गई। अब सारा ट्रायल बैलेंस मुकम्मल पुट इन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पेपर मुकम्मल करना है और जल्दी जल्दी मुकम्मल करना है। अब आप आ जाएं
आपने क्या चीज लिख दी है, कैश एंड बैंक। तो आप एक जगह पर समरी जरूर साथ बनाते जाएं कि आपने यहां पर एक समरी बनाकर रखी है कि आपने कैश एंड बैंक को डील कर लिया है। कितना ट्रायल बैलेंस में था बैलेंस, 14,090 था, ताकि आप बाद में चेक कर सकें कि मैंने इस कौन कौन सी चीज को डील कर दिया, कौन कौन सी पेंडिंग रहती हैं। 16,000 था, चले ये 16,090 नहीं था, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस 14,600 था। आप ऐसे भी तरतीब बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस जैसी ही तरतीब बना लो ताकि समरी अच्छी सी तैयार हुई हो, कोई आइटम मिसिंग ना हो। एक एडजस्टमेंट हो गई है। अब अगली एडजस्टमेंट अब आपने खुद सोचकर बताना है। एक एडजस्टमेंट से नॉर्मली 2 लाइन आइटम्स डील होंगी। क्या होंगी, नॉर्मली 2 लाइन आइटम्स डील हो जाएंगी एक एडजस्टमेंट से। आपकी चॉइस, मेरी चॉइस नहीं। आपने पेपर देना है, मैंने नहीं। मैं एक एक एडजस्टमेंट को डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन चॉइस आपने निकालनी है कि कौन सी एडजस्टमेंट करनी चाहिए है, कौन सी एडजस्टमेंट आपको आसान लग रही है। 2 एडजस्टमेंट्स एंड पर रखनी है, लिख लें अपने पास, 2 एडजस्टमेंट्स एंड पर करनी है। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, नंबर 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इन दोनों को स्टार्ट में नहीं डील करना, रीजन भी बताऊंगा मैं क्यों। 2 एडजस्टमेंट्स को एंड पर करना है, पहले दूसरी हो जाए फिर ये वाली डील करें। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, नंबर 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल। रीजन, क्या कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसा हो सकता है जो ना लिखा हो, बोलें, और उसकी कोई एडजस्टमेंट मौजूद हो सकता है कि नहीं हो सकता? और बोलो, हो सकता है ना। अगर नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब जब वो लिखोगे तो सही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि रिसीवेबल कम या ज्यादा लिखे गए हों, एक एंट्री ना लिखी हो, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, डिस्काउंट आउट की एंट्री पेंडिंग हो, डिस्काउंट आउट डेबिट और डेटर क्रेडिट, तो जब तक वो बाकी एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी प्रोविजन ठीक कैलकुलेट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। इसलिए क्या करना है, इन दोनों एडजस्टमेंट्स को पहले बाकी एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, उसके बाद करनी है। एक हद तक कंप्लीट हो जाए, आपको यह पता चल जाए कि यार एडिशन ऑफ फिक्स एसेट्स काम हो चुके हुए हैं, दूसरी प्रोविजन से रिलेटेड जो रिसीवेबल है वो डील हो चुके हुए हैं। बताएं जी, प्रीपेमेंट अक्सर आसान होती है एडजस्टमेंट्स। एक्रूअल प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट क्या होती है, अक्सर क्वेश्चन में मौजूद भी होती है और अक्सर आसान भी होती है, तो आप डील कर सकते हैं उसको। एक छोटी सी टाइमलाइन चाहिए बस आपको। क्या चाहिए? टाइमलाइन। टाइमलाइन के ऊपर पूरी एक्रूअल प्रीपेमेंट सारी डील हो जाती है। मजीद ऑब्वियसली जब चैप्टर कर रहे होंगे, उसकी रिवीजन करवा रहा हूं तब मजीद बातें होंगी। अभी एडजस्टमेंट प्रीपेमेंट्स की कौन सी है? सेकंड। क्या लिखा हुआ है जी? प्रीपेमेंट्स। मसला कहां पे है? प्रीपेमेंट्स में मसला है। कहां पे मसला है? इंक्लूड्स का लफ्ज आ गया ना, मींस मसला यहां पर मौजूद है, यहां से कुछ ना कुछ गेट आउट करना पड़ेगा। प्रीपेमेंट की नेचर डेबिट, डन। प्रीपेमेंट की वैल्यूज ढूंढें ट्रायल बैलेंस में से। कोई ट्रायल बैलेंस में चेक करें, कोई प्रीपेमेंट्स आ रही हैं? कितनी आ रही है? 2340। 2340 आपने अपने रफ पेज के ऊपर ट्रायल बैलेंस में लिखा कि आप प्रीपेमेंट को डील करने लगे हैं और 2340 उसकी ट्रायल बैलेंस वाली बस अमाउंट लिख लें कि मैं अब ये वाली डीलिंग कर रहा हूं, और अपनी वर्किंग जो दूसरे किसी और पेज के ऊपर प्रीपेमेंट की डीलिंग शुरू कर दें। प्रीपेमेंट्स 2340, आपने जैसे ये ट्रायल बैलेंस की वैल्यू अलग से लिख दी। अब आप पढ़ना शुरू करें। प्रीपेमेंट में शामिल है
फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी? 1800 फॉर सेल्स ऑफिस। ओके, ठीक है, शामिल होनी चाहिए। द एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू 31 में 21। हमारा ईयर एंड क्या है? डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। पहले अपना ईयर तो देख लो क्या है। 31 दिसंबर 20। आपने इसकी टाइमलाइन बना देनी है जो आपका साल है। 31 दिसंबर 20 स्टार्ट कब से होगा? इकतीस दिसंबर 20 1 जनवरी 20 से स्टार्ट होगा। अब इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में कह रहा है कि प्री पेमेंट में 1800 शामिल है। ठीक, ये इसकी पॉलिसी कब तक अब वैलिड है? 31 में 21। स्टार्ट कब हुई होगी? 1 जून से। वेल डन। यहां से स्टार्ट हुई होगी 1 जून 20 से। टाइमलाइन बनाई मैंने, गलत पड़ी कहां पे हुई है? वैल्यू प्री पेमेंट। प्री पेमेंट में क्या पूरा साल की वैल्यू होनी चाहिए, पूरा प्रीमियम होना चाहिए, या जस्ट अगले साल से रिलेटेड होना चाहिए? प्री पेमेंट में शामिल क्या चीज होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अगले साल से। अभी कौन सी चीज शामिल है? मुकम्मल या थोड़ी सी? प्री पेमेंट में गलत पड़ा हुआ है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम कहते हैं पूरे साल का प्रीमियम फॉर सेल्स ऑफिस। द एनुअल पॉलिसी इज वैलिड अप टू 31 में, यानी कि पूरे साल का प्रीमियम कितना है? 1800। पूरे साल का प्रीमियम क्या है? 1800। अब आपने वर्किंग करनी है यहां पर। 1800 पूरे साल का है। मेरा साल का एक्सपेंस कितना इसमें बनता है और प्री पेमेंट कितनी बनती है? सोच के बताएं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए? 7 महीने मेरा एक्सपेंस में जाना चाहिए है या नहीं? कितने महीने? और 5 महीने की प्री पेमेंट सिर्फ होनी चाहिए। हमने क्या कर दिया है? गलत कहां पर वैल्यू फेंकी है? प्री पेमेंट में। गलत कहां पर मौजूद है? एक छोटा सा कुलिया आपको बता दिया है, इंक्लूड्स। कहां पर गलत मौजूद है? प्री पेमेंट में गलत मौजूद है। क्या इतना हिस्सा एक्सपेंस होना चाहिए? तो इसका मतलब क्या हुआ? प्री पेमेंट में से बस इतना हिस्सा क्या कर दो? गेट आउट कर दो। ये एक्सपेंस बनता है, ये प्री पेमेंट नहीं है। प्री पेमेंट कितनी बनती है? जस्ट 5 महीने की। अब प्री पेमेंट 2340 थी, 1800 इसके अंदर मौजूद था जो कि प्रीमियम था। हमारे साल से रिलेटेड एक्सपेंस 1800 को तकसीम 12 करो, मल्टीप्लाई बाय 7 करो। कितना एक्सपेंस बनना चाहिए? 1050 एक्सपेंस बनना चाहिए। एंट्री फिर जनरली क्या होनी चाहिए? गलत मौजूद कहां पर है? तो प्री पेमेंट की नेचर क्या है? यहां से माइनस करना है, तो प्री पेमेंट को डेबिट करूं क्रेडिट करूं? क्रेडिट करूं। प्री पेमेंट को क्या करना चाहिए? क्रेडिट 1050 से, और एक्सपेंस को क्या करना चाहिए? डेबिट 1050 से। ये एंट्री होगी। अगर रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है तो ये होगी एक्सपेंस डेबिट प्री पेमेंट क्रेडिट। पढ़ी गई या नहीं पढ़ी गई? एंट्री पढ़ी गई। कभी ये वाली एंट्री आती है, कभी दूसरी वाली आती है, प्री पेमेंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। जहां पे गलत पड़ा हुआ है वहां से क्या करना है? गेट आउट। वो पता हिंट कहां से मिलना है? नरेशंस। अब जाएंगे, 2 एडजस्टमेंट्स होंगी हमारी। ये बताएं इंश्योरेंस प्रीमियम कहां पर जाकर हिट करना चाहिए? एक्सपेंस कौन से वाले में पर जाते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, एडमिन में, रेंटल इनकम में। अन्य वा काम नहीं करना। गौर से पढ़ना है, दोबारा से पढ़ें। ये क्या लिखा है? सेल्स ऑफिस। तो फिर कहां पर मौजूद होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा कम है, इसमें खर्चा मजीद बढ़ाना है, और प्री पेमेंट में से क्या करना है? आउट करना है। ठीक, तो आप जाएंगे 2 लाइन आइटम्स को डील करेंगे। कौन कौन सी?
अब आपको पता चल गया दो लाइन आइटम्स कौन कौन सी हैं। एक तो प्री पेमेंट है, ये तो कंफर्म है। प्री पेमेंट में से गेट आउट करना है। कितना गेट आउट करूं? 1800 का 1800, 1050 या 750? 1050। ये वर्किंग आनी चाहिए, ये नहीं है कि वर्किंग के बगैर आप काम कर जाएंगे। ठीक, या दूसरा हल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11। प्रोबेबिलिटी अभी भी 25% है सही होने की। ठीक, बात समझ लग गई है जी? तो बिस्मिल्लाह से काम होता जरूर है, लेकिन साथ मेहनत भी शर्त है। एक लाइन आइटम हो गई, ठीक। अब दूसरी लाइन आइटम कौन सी है? सेलिंग एक्सपेंस। उसमें यही 1050 क्या होना चाहिए? एड अप होना चाहिए। अब आप जाएंगे सेलिंग एक्सपेंसेस की लाइन आइटम में, मोस्ट प्रोबेबली एक ही वही वाली एडजस्टमेंट है, एक ही एडजस्टमेंट है डील हो रही है। 750 ट्रायल बैलेंस की वैल्यू जमा 1800 खालिस ट्रायल बैलेंस की वैल्यू, ट्रायल बैलेंस की वैल्यू में जमा 750, ट्रायल बैलेंस की वैल्यू में जमा 1000। कौन सी वाली ठीक? लास्ट वाली ठीक। ये एडजस्टमेंट। दो लाइन आइटम्स हो गई तो कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। 1.5 मार्क्स आपका हुआ। दो एडजस्टमेंट हो गई तो 3 मार्क्स आपके हुए। जरूरत नहीं है पूरा ट्रायल बैलेंस लिखने की, सही सीखा हुआ है, तरीकाकार वही है, लेकिन मसला यह है कि यहां पर अब कैसे डील करना है पेपर में, वो ये तरीकाकार। और एडजस्टमेंट्स अब आगे प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में ऐसी प्रैक्टिस करनी है। आप वहां पे ऑप्शन नजर नहीं आ रही होंगी, आपने एक एडजस्टमेंट पिक करनी है, खुद सोच के उस एडजस्टमेंट की वर्किंग बनानी है और दो लाइन आइटम्स को लिख लेना है कि ये मेरी दो लाइन आइटम्स हिट हो रही हैं। फिर उन दो लाइन आइटम्स को जाके चेक करना है कि क्या मैंने सही वर्किंग की है या गलत की है। अगर आपने ठीक किया तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा आपका, और अगर आपने ठीक नहीं किया है तो प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल फिर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन तरीकाकार यही है, आसान से आसान तरीकाकार, इससे ज्यादा और नहीं हो सकता। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अब आप बताएंगे। हमने ये वाला इंशाल्लाह सवाल मैचअप करना है इंशाल्लाह, टाइम नहीं है, अलग बात है, आप नहीं तो कर लेंगे जी। आखिरी एडजस्टमेंट तो कर लो, हाफ एडजस्टमेंट कर सकते हो, मींस जो रिसीवेबल तक की है वो कर सकते हो। रिसीवेबल तक की कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एंट्री बनानी है, अगर बन सकती है तो बना लो। चेक करो जाके सॉफ्टवेयर में, चेक करो जो आपको ऑप्शंस दी हैं वो क्या डेटर का बैलेंस अलहदा, प्रोविजन का बैलेंस अलहदा दिया हुआ है या दोनों को नेट ऑफ किया हुआ है? बोलें, अलहदा अलहदा है या नहीं है? प्रोविजन अलहदा है, रिसीवेबल, इसका मतलब है आप रिसीवेबल को डील कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविजन का मैंने बोला है नहीं ठीक करना, रिसीवेबल को ठीक करना है तो ही तो प्रोविजन कर सकते हो। अगर आपने ये सही कर लिया तो फिर तो इसके ऊपर जा सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। जाओ रिसीवेबल के ऊपर पढ़ो, आखिरी एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? It is decided that receivable of 1200 should be written off. Entry bad debt debit और receivable credit. Done. Bad debt debit होने से कोई खर्चा बढ़ेगा? कौन से वाला? एडमिन है, सेलिंग है, कौन से वाला? चांसेस हैं कि एडमिन सेलिंग को डील कर चुके, चांसेस कौन से हैं? नहीं समझ लग रही तो जाके 4 ऑप्शन है उनमें देख लो कि 1200 कहां पे लिखा हुआ है। सो इजी, 2 एडजस्टमेंट्स में नहीं लिखा होगा, चांसेस नहीं है। आईटीए का सवाल करना है सो इजी है, आधे से ज्यादा सॉल्व करके उन्होंने दिया हुआ है। हाँ, आप लोग परेशान होते रहते हैं कि यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, फाइनल अकाउंट एक हवा बना हुआ है। हालांकि इसमें से जितने इजी मार्क्स अचीव करना है ना वो एमसीक्यूज में से नहीं है उतना इजी। बेशक कि पहले ये शुरू कर लो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा पहले ये शुरू करो। प्रैक्टिस चाहिए,
आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है, गो फॉर दैट। आसान आसान से एमसीक्यूज करो, एमसीक्यूज मुश्किल मुश्किल से करो साइड पर, फिर आसान आसान सा फाइनल काउंट करो, फिर मुश्किल चीजों के ऊपर जाओ। सारे पेपर्स करने का, पास करने का एक ही कुलिया है, आसान चीजों को ऑप्ट करके पासिंग मार्क्स ले लो। मुश्किल ना किसी आपको आते हैं ना किसी और को आते हैं। प्रॉब्लम यह है स्टूडेंट करता क्या, मुश्किल सवाल, यह बड़ा मुश्किल सवाल है, पता नहीं अब ये कैसे करना है, 10 मिनट उसको सोचने में लगा देना है, जो उसके बाद आसान सवाल है उसको देखना भी नहीं। यही आगे जाके भी होता है, R1 में भी, CMA में भी। मुश्किल सवाल के अंदर आसान एडजस्टमेंट बोल रहा हूं, कौन सी आसान है, मुश्किल भी इसी सवाल में मौजूद है कि नहीं है? आपको क्या बोल रहा हूं, पहले कौन सी करो, आसान करो। यही वाला काम आगे भी जाके होता है। स्टूडेंट मुश्किल की तरफ देख के परेशान होता रहता है और आसान एडजस्टमेंट्स को देखता भी नहीं, इतने में टाइम गुजर चुका होता है। सो सीए पास करना बहुत आसान है। बोल दिया है। एंड दैट द अलाउंस फॉर डाउटफुल दैट शुड बी डिक्रीज्ड टू। डिक्रीज बाय और डिक्रीज टू में क्या फर्क है? ये फाइनल वैल्यू है, सीरी दिया हुआ है और मुफ्त के मार्क्स हैं, सीरी डायरेक्टली दे दिया है। डिक्रीज्ड टू इतना, ये फाइनल सीरी दिया हुआ है। डिक्रीज बाय होता तो एंट्री बताई होनी थी, इतने से डिक्रीज करना है। बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस शुड बी इंक्लूडेड इन एडमिन एक्सपेंस। बैड एंड डाउटफुल डेट कहां पे करो, बता दिया, एडमिन एक्सपेंसेस में शामिल करना है। नाम भी बताया होता तो भी हम कहां पर जाके देखना था, हमने सॉफ्टवेयर में देख लेना था कहां पे शामिल किए हुए। क्या रिसीवेबल ठीक कर दूं, एंट्री पास कर दूं, बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। तो एक एंट्री हमने साइड पर लिख ली 1200 की। अब मैं जस्ट एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं, समरी नहीं बना रहा। बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 1200 से। एक ये कहानी। एक आपको हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या बनाना चाहिए, टी काउंट लाजमी बना लेना चाहिए। यहां पर आपको सीडी डायरेक्टली गिवन किया हुआ है कितना, 4500। इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में कौन सी वैल्यू दी होगी, ओपनिंग की। कौन सी, ओपनिंग की। वहां से हमें एंट्री मिल जाएगी। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, PFDD की क्या करेंगे, अब एडजस्टमेंट हो रही है रिसीवेबल की, हम क्लोज कर सकते हैं। किधर गई प्रोविजन, कितना, 4890। 4890 ओपनिंग लिख दिया। क्लोजिंग भी पता है, ओपनिंग भी पता है। इसका मतलब है दरमियान में एक दो एंट्रीज आती हैं। यहां पर कौन कौन सी आती है, एक ही एंट्री आती है, या इंक्रीज की या डिक्रीज, और यहां पर कोई एंट्री नहीं आनी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या इंक्रीज आनी है या, तो यहां पे तो पहले से बता दिया क्लोजिंग क्या है। इसका मतलब है डिक्रीज फाइंड कर सकते हो। वो जो मैंने पहले बात की ना एंड पर करने वाली, ये मेजॉरिटी केसेस में तब है जब आपने रिसीवेबल के बैलेंस से ये कैलकुलेशन करनी हो। अब तो कैलकुलेट हुआ मिला है, यू कैन गो फॉर दैट। जब कैलकुलेट हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब है बेस नहीं है कहीं पर भी कि आपने परसेंटेज लगा के कैलकुलेशन करनी। अब कितनी एडजस्टमेंट करूं बताएं, डिक्रीज है इंक्रीज है, 390 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अब एक एंट्री ये बन गई, एक बन गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, 390 से। अब एडमिन एक्सपेंसेस जो भी आ रहे होंगे इनकी नेचर क्या है बेटा, डेबिट। डेबिट में डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो ये बैड डेट एक्सपेंस क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। और यहां पर बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हो रहे होंगे, लेस हो रहे होंगे, -390। ये आपने बना लिया है। जस्ट पिक क्या करना है, ट्रायल बैलेंस की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो हम आते हैं जनाब ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में एक आपने डीलिंग करनी है प्रोविजन की, एक डीलिंग करनी है किसकी, रिसीवेबल। रिसीवेबल किधर आ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल 127,050।
एक एंटी बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, 127,050 इसको डील करते हैं जी सबसे पहले। और नहीं, इधर वापस 127,050 रिसीवेबल। देखकर बताएं क्या एक ही एडजस्टमेंट आ रही है या 2-3 आ रही हैं? या तो ये होगा या ये होगा। खुद सोचकर बताएं क्या होगा। चांसेस ज्यादा किसके हैं? या ये होगा या ये होगा। ये तो नहीं हो सकता ना, ये भी नहीं हो सकता। अभी तक के नॉलेज के मुताबिक कौन सा है? अभी तक के नॉलेज के मुताबिक ये वाला। तो हम अभी तक के नॉलेज के मुताबिक लिख लेते हैं। क्या आपको प्रोविजन का वैल्यू का पता चल गया कितनी है? सीडी बता दिया हुआ है ना 4500। तो यहां पर करंट एसेट में सीडी लिखना है ना, तो यहां पर भी चुप करके आप 4500 लिख सकते हैं। 2 लाइन आइटम्स तो यहां पे डील हो गई। एक है बैड डेट का एडमिन एक्सपेंसेस में लेकर जाना है। सोचकर बताएं कौन सी एडजस्टमेंट अभी तक के नॉलेज के मुताबिक। एक एंट्री है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और एक है बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। सेकंड लास्ट 22,300 ट्रायल बैलेंस की वैल्यू आ रही होगी। 22,300 ये आ गया ट्रायल बैलेंस की वैल्यू। 1200 ऐड हो रहा है, 390 कैसे पता चला? एंट्रीज के जरिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, फिर सही पर जगह पर भी फिट भी हो सकता है और ज्यादा चांसेस हैं कि गलती होगा। ले जनाब, अभी तक के नॉलेज के मुताबिक ये था। कोई और एडजस्टमेंट आएगी, अगर उसके मुताबिक नॉलेज में चेंजेस आई तो यहां तक तो पता है हमें, उसमें क्या करेंगे? एक चेंज ले आएंगे। अगर कोई और एडजस्टमेंट के जरिए कुछ ना कुछ काम होना हुआ तो समझ लग गई। अगर आपकी ये लाइन आइटम्स 2 + 2 + 2 या 3 फिर 7-8 ठीक हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स मजीद मिल गए हैं। और इसी तरह से ग्रेजुअली आप मार्क्स अचीव करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। बड़े अगली एडजस्टमेंट अब आपने बताना है। सेकंड पहली दूर से ही बंदा ना देख के ये वाला नहीं करता, हालांकि कई दफा ये बहुत आसान एडजस्टमेंट होती है इन्वेंटरी की। बहरहाल बाद में आपने क्या बाद में रखते हैं। ऑन 1 जून 20 a machine was given at a quarterly length of 570 receivable in arrear। arrear का मतलब बाद में। On 1 June 20 machine was given at quarterly rent of 570 रेंटल इनकम। क्या ये एक्रूअल प्रीपेमेंट टाइप की चीज ही है? उसी चैप्टर से रिलेट करता है ना, तो अगर उसी चैप्टर से रिलेट करता है तो आराम से टाइमलाइन बन जाएगी। 1 जून को हमने मशीन रेंट पर दी है, क्वार्टरली रेंट है 570 पर क्वार्टर है। यस, क्वार्टरली रेंट है 570 पर क्वार्टर है। तो हमने क्या करना है, हमने एक टाइमलाइन बनानी है अपनी ईयर की। 31 दिसंबर 20, 1 जनवरी 20, 1 जून को हमने रेंट पर दिया था, ऐसे ही है। क्वार्टर में जून, जुलाई, अगस्त रिसीव हो गया होगा 570 इन एरियर। एरियर मींस बाद में। जून, जुलाई, अगस्त यूज किया, अगस्त के एंड पर रिसीव हो गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यूज हुआ होगा और रेंट रिसीव हो गया होगा नवंबर के एंड पर। दिसंबर क्या रेंट रिसीव हुआ होगा? ये भी हो सकता था हमने ये रेंट पर हमने लिया होता, तब ये एक्सपेंस होना था। टाइमलाइन वैसी बन गई। अब ये क्या है? रेंटल इनकम कितनी लिखी गई होगी? 2। आम अकाउंटेंट कैसे एंट्री पास करता है? आम अकाउंटेंट का नाम पता है आप लोगों को? नहीं, मैंने आम अकाउंटेंट का एक नाम रखा हुआ है।
मैट्रिक पास, 8वीं पास, 10वीं पास, बीकॉम, एमकॉम, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, बाकी सारे ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट, उन सब में एक करैक्टर है चाचा असलम का। क्या जी? चाचा असलम मुंशी हैं, कंपनी के क्या है? मुंशी हैं। अब जरा सोचें, बाबा जी हैं, उनकी समझबूझ किस हद तक होगी, कैसी होगी? पूरी सुरी होगी ना। और आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब आपने उनसे काम करवाना है, उनको कंपनी से निकालना नहीं है, काम उनसे करवाना है। आप उनको कहेंगे चाचा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, जब भी कैश रिसीव होना तब आप एंट्री पास किया करें, कैश, डेबिट, इनकम, क्रेडिट। और जब भी आप कैश पे किया करें ना, तब आप एंट्री पास किया करें, एक्सपेंस, डेबिट और कैश, क्रेडिट। इसके अलावा प्री पेमेंट, एक्रूवल, इसको आपने कुछ नहीं छेड़ना, ये मैं आपको एंट्री खुद बनाकर दूंगा, फिर आपने एंट्री पास करनी। अब चाचा असलम ने कैश रिसीव किया होगा, क्या एंट्री पास की होगी? कैश, डेबिट, इनकम। यहां पर क्या एंट्री पास की होगी? कैश, डेबिट और इनकम। ये अभी रिसीवेबल है, 1 महीने की इनकम रिसीव नहीं हुई, अगले महीने, अगले साल में जाके होनी है। तो 1 महीने का रेंट रिसीवेबल हुआ, 1 महीने का रेंट कितना बनता है? रिसीवेबल, डेबिट और इनकम, क्रेडिट, 570 तकसीम 3, 190। ये ले, समझ लग गई बच्चों? 570 तकसीम 3। अब अगर आप खुद गौर से देखें, 570 जमा 570 कितने होते हैं? 1140। 1140 होते हैं। ट्रायल बैलेंस में चांसेस है 1140 आ रहा होगा रेंटल इनकम। चाचा असलम वाली वैल्यू, चाचा असलम का पता चल गया, करैक्टर ठीक है, क्योंकि मैं इन्हें एक ही नाम रखा हुआ है तमाम क्लासेस के लिए, ये नाम चेंज नहीं करता मैं। इनकम में मजीद इनकम रिकॉर्ड होनी है, कितनी? 190। और एक अदर रिसीवेबल में भी जाके रिसीवेबल बुक होना है, कितने का? 190 का। तो आप जाएंगे और इनकम में जाकर 1140 में अदर इनकम में जाकर सोचकर बताएं कौन से वाली वैल्यू लेंगे। पक्का? आपने टाइमलाइन बनाई थी सिर्फ और एंट्री बनाई थी, ये इनकम लिखी गई, अदर इनकम मुकम्मल हो गई। रिसीवेबल, डेबिट और इनकम, क्रेडिट। इनकम की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है, ऐड हो गया। दूसरी चीज क्या क्या ठीक की आपने? रिसीवेबल, 190 रिसीवेबल आना है। अब ये ट्रेड रिसीवेबल है या कोई और रिसीवेबल है? ये अदर रिसीवेबल है। क्या है? अदर रिसीवेबल भी क्या हमारे पास यहां कहीं पे मौजूद है? ये अदर रिसीवेबल आ रहे हैं। अब अदर रिसीवेबल भी क्या ट्रायल बैलेंस में मौजूद है? अब सोचें यहां पर क्या ट्रायल बैलेंस में इकट्ठी वैल्यू मौजूद है? अब बोलो, ट्रेड एंड अदर। अच्छा ये तो पेबल है, अदर रिसीवेबल किधर है? अदर रिसीवेबल 720। तो 720 में भी 190 क्या करने हैं? ऐड अप करने हैं। तो आपको जब आप अदर रिसीवेबल में गए तो फिर कौन सी एडजस्टमेंट ठीक है? अभी तक के नॉलेज के मुताबिक 190 आना चाहिए। पहले कैलकुलेशन करोगे, फिर ऑप्शन सही वाली क्या करोगे? देखोगे और उसको क्या कर दोगे? सिलेक्ट कर दोगे। मार्क्स 2 सिलेक्ट की लाइन आइटम्स, एक एडजस्टमेंट से तकरीबन 2 लाइन आइटम्स क्या होंगी? आराम से डील होंगी। कोई मुश्किल एडजस्टमेंट अभी हमने नहीं की, लेकिन 8-10 मार्क्स हमने रिसीव कर लिए होंगे। सवाल मुकम्मल करना है या जाना है? क्योंकि एक दफा ये सवाल खत्म हो गया तो ये यहां से खत्म हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। मैं 6 बजे तक, 7 बजे तक, जितने बजे तक आप कहेंगे मैं बैठा हूं। जिन्हें आगे होंगे तो जाएं, फिर एडजस्टमेंट कोई और करनी है तो डील कर लेते हैं। कौन कौन सी हो गई यहां से? प्री पेमेंट हो गई है, ये हो गई है, लोन रहता है, डेप्रिसिएशन रहता है, कैश एंड बैंक हो गया, इट इज ये भी हो गया, लोन वाली रह गई है और
इन्वेंट्री वाली, 2 एडजस्टमेंट आती हैं। तो मैं एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर देता हूँ 5-10 मिनट लगा के, और तरीकाकार आपको पता चल गया है। घर में बैठ के, सॉफ्टवेयर पे बैठ के क्या करेंगे आप, सवाल को मुकम्मल करेंगे और वो टैली होगा इंशाल्लाह। क्या होगा? टैली होगा। अब हम जस्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं और एडजस्टमेंट्स को डील कर देते हैं। पहले अब मैं मुश्किल एडजस्टमेंट्स कौन सी है, चलो आसान एडजस्टमेंट। द लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 मार्च 20 एंड प्रिंसिपल इज पेएबल इन 6 इक्वल एनुअल पोर्शन अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन 28 फरवरी ऑफ ईच ईयर। कब लोन लिया? ये भी अक्रूवल प्रीपेमेंट की तरह से डील हो रहे हैं। 1 मार्च 20 को आपने लोन लिया, आपने टाइमलाइन बनाई और जैसे उसने लिखा हुआ वो लिख दिया 31 दिसंबर 20, 1 मार्च 20 को लोन रिसीव किया। अगला काम क्या हो रहा है? प्रिंसिपल इज पेएबल इन 6 इक्वल एनुअल पोर्शन अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन 28 फरवरी ऑफ ईच ईयर। क्या इस साल के अंदर कोई पेमेंट हुई होगी या नहीं? एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कहां पर जा रही होगी? यहां पर 28 फरवरी को। लोन लिया कितना था? ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा हमें। लोन कितना लिया हुआ है जी? 52,500, 14% लोन, 52,500। एक इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी? बोलें जी। 52,500 को 6 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। कितना? 8,750। ठीक। अब ये बताओ कि क्या चाचा असलम ने इतने से की एंट्री पास की होगी इंटरेस्ट की या नहीं की होगी? चाचा असलम को सिर्फ पेमेंट के ऊपर लगाया हुआ हमने। आप ये समझोगे ना तो आप काम कर जाओगे। चाचा असलम को क्या किया हुआ है? पेमेंट हो तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर देना, पेमेंट रिसीव हो तो कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट कर देना, बस। उसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे लगाया हुआ है। एक्रूवल पे शिफ्टिंग किसका काम है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना। और बहुत बड़े मसले मसाइल होते हैं ये छोटे अकाउंटेंट्स की गलत एंट्रीज की वजह से एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स में। इसी वजह से इनको जरा क्या किया होता है हमने, कैश बेसिस पर रखा होता है, बाकी का काम हम खुद डील कर लेते हैं। ये बताएं कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू होना चाहिए? हमारे साल का कितना एरिया हुआ? इतना। पेमेंट यहां पे होनी है। यकम मार्च से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने? 10 महीने। आई इज इक्वल टू PRT पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? प्रिंसिपल वैल्यू है 52,500, रेट है 14%, मल्टीप्लाई बाय 10/12। 6125। एंट्री एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 6125। एक लोन की एडजस्टमेंट से 3-4 लाइन आइटम्स ये गई समझे। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां पे लिखा जाना चाहिए? फाइनेंशियल चार्जेस में या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में, वहां पे एक्सपेंस एड अप हो जाएगा। इंटरेस्ट पेबल कितना लिखा जाना चाहिए? 6125। लोन का करंट पोर्शन का कहानी का पता है या नहीं पता? पता है ना कि टोटल लायबिलिटी को जो अगले साल में जो पे करनी होती है उसको क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितनी है? 8700। तो नॉन करंट कितनी होगी? 52,500 में से 8750 लेस कर दो, कितनी हो जाएगी? चलो जितनी भी हो जाएगी उन्हें पता चल जाएगा। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, नो टेंशन, आ जाओ जनाब। क्या लॉन्ग टर्म लोन फिर कितना लिखा जाना चाहिए? 52,500 में से 8750 लेस करके लिखा जाना चाहिए ना। एक ऑप्शन गई। करंट लायबिलिटी, क्या यहां पर करंट पोर्शन लॉन्ग टर्म लोन का आ रहा है? कितना लिखा जाना चाहिए? 8750। ये क्या कितनी लाइन आइटम्स हो गई? 2।
तीसरा, इंटरेस्ट पेबल कितना आ रहा है, यहां पे कहीं पे आ रहा है, कितनी आइटम्स है, कौन सा सही है, खुद सही कैलकुलेशन की ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां पे एड अप होना चाहिए, ये तो सबसे अच्छा था, एक एडजस्टमेंट से चार चीजें डील हो रही हैं। फाइनेंशियल चार्जेस क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल चार्जेस देखो ट्रायल बैलेंस में कितने आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, फाइनेंशियल में जा रहा होगा ना 1350, तो 1350 में क्या चीज ऐड होनी चाहिए, 6125 या 8750 या 7350, 6125 आपने खुद कैलकुलेट किया, तो ये वाली ऑप्शन क्या हो जाएगी, ठीक हो गई। एक एडजस्टमेंट से चार क्या हो गई है, डीलिंग हो गई, ये सबसे अच्छी एडजस्टमेंट थी। क्या चीज रह गई है, रेवेन्यू, रेवेन्यू में अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, आ जाएगी, इन्वेंट्री के अंदर होगी, कहां पे होगी, इन्वेंट्री में होगी। आखिरी एडजस्टमेंट 5 मिनट माजरत, डेप्रिसिएशन आप खुद कर जाके कर लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल एडजस्टमेंट करवा देता हूं, बाकी सारी एडजस्टमेंट नहीं तो तुक्का शरीफ लगा दूंगा उसके लिए। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 20 अमाउंटिंग टू रुपीज 92,600, कॉस्ट कितनी है 92,600। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील्ड दैट गुड्स कॉस्टिंग 2850 वर रिटर्न्ड बाय अ क्रेडिट कस्टमर फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड। एक बंदा है फिजिकल इन्वेंट्री, होता क्या है, हमारे पास एक इंटरनल रिकॉर्ड मेंटेन हुआ होता है और एक हम गिनते हैं, अगर हम इस क्लास में आए और कुर्सियां गिने तो पता चल जाएगा कितनी है, फिजिकल कितनी मौजूद है। और किताबों के हिसाब से जो रिकॉर्ड कह रहा हो, ये मसलन मैं कहता हूं कि जी किताबों के हिसाब से 100 कुर्सियां, ठीक, और जब हमने चेकिंग की हो फिजिकल आके तो 102 आ रही हो, इसका मतलब क्या है कि 2 की कोई ना कोई एंट्री क्या हो गई है, मिसिंग हो गई। कौन है, आ जाओ बेटा। अच्छा ले जी, उधर नहीं देखना, डोर क्लोज। अगर किसी को लेने आ गए तो चले जाए बेशक, या उनको भी बुला लें क्या आईटी दोबारा से पढ़ लें एक दफा। अच्छा, इन्वेंट्री इन हैंड 92,600, आपको पता है इन्वेंट्री कैसे मेजर होती है, बताएंगे क्या रूल पढ़ा हुआ आपने, लॉयर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, यही पढ़ा हुआ है ना। कॉस्ट के बारे में क्या कहा, एक छोटा सा फॉर्मेट बताने लगा हूं, इस पे काम करोगे इंशाल्लाह सारा काम आसानी से हो जाएगा। कॉस्ट को कंपैरिजन करना होगा आपको NRV से। NRV का क्या फार्मूला है, एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट या कॉस्ट टू रिपेयर, यही है ना फार्मूला, ठीक है। अब कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको, 92,600, ऐसे ही है 92,600। कहता फिजिकल इन्वेंट्री हमने काउंट की और पता ये चला कि 2850 पर रिटर्न्ड बाय अ क्रेडिट कस्टमर फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड। दीज गुड्स वर सोल्ड फॉर 3300 ऑन क्रेडिट इन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020, और ये क्या हो गई, वापस आ गई। रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, सेल प्राइस पे होंगे या कॉस्ट पर। परपेचुअल सिस्टम नहीं है, पीरियोडिक सिस्टम है इस वक्त। कौन सा सिस्टम है, पीरियोडिक सिस्टम है। इसमें परचेजेस ट्रायल बैलेंस में नजर आ रही है, तो सेल्स रिटर्न कितने से, 3300 से डेबिट, रिसीवेबल 3300 से क्रेडिट। ये वाली एंट्री पास नहीं हुई, पास कर दी जाए। सेल्स रिटर्न से सेल्स कम होगी या ज्यादा होगी, कैसे भला, सेल्स डेबिट हो रहा है ना, 3300 से क्या होगी, सेल्स कम होगी, और रिसीवेबल भी क्या होंगे, कम होंगे।
तो हमने तब भी देखा था, एक एडजस्टमेंट हमने सोची थी कि यार हो सकता है कि ये वाली एडजस्टमेंट हो, किधर गई? अब रेवेन्यू में बताओ फिर ठीक कौन सा होगा, सोचकर बताएं। 3300 सेल को कम करना है या बढ़ाना है? कम करना है। अब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दूसरी देखी भी नहीं है, 3300 की एडजस्टमेंट पढ़कर देखा है कि यार ये माइनस हो रही है, उड़ा दिया पकड़ के। दूसरा रिसीवेबल, रिसीवेबल हमने ट्रेड रिसीवेबल में हमने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की थी, रिसीवेबल को कम करना है बढ़ाना है? कम करना है। तो फिर ठीक ऑप्शन कौन सी हो गई? तब तक के नॉलेज के मुताबिक क्या थी? ये वाली एडजस्टमेंट नहीं की थी, तो ठीक कौन सी हो गई? ये। हम इसको जाके सेलेक्ट कर देंगे, ठीक कर देंगे। बात समझ लग गई? अब आपने अभी आधी लाइन पढ़ी है और आपने ये एडजस्टमेंट को क्या कर दिया? ठीक कर दिया, रेवेन्यू भी ठीक हो गया। नेक्स्ट, VT determined that these goods are out of fashion and can be sold at 70% of original selling price and after incurring cost to sell of दो 40। ये एनआरवी की एडजस्टमेंट दी हुई है। अब आपने क्या करना है? आपने कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन करना है। ये आपने टोटल जो कॉस्ट दी हुई है वो लिख दी। ये जो आइटम खराब है इनकी कॉस्ट कितनी है? 2850, यही थी ना या कुछ और थी? 2850। तो गुड आइटम्स की क्या होंगी कॉस्ट? ये हो गई डैमेज वाली और गुड वाली। 92,600 टोटल कॉस्ट है, इसमें से 2850 निकाल दो तो बाकी गुड की कॉस्ट आ जाएगी। बैलेंसिंग अमाउंट एक ही फॉर्मेट पे पक्के हो जाए, क्या हो जाए? एक फॉर्मेट पे पक्के हो जाए। कॉस्ट जो टोटल दी हो वो लिखनी, डैमेज की कॉस्ट फाइंड करनी है और बैलेंसिंग अमाउंट किसकी होगी? गुड यूनिट्स की। बता दो 92,600 कितनी? 89750। अब इसके बारे में एनआरवी कोई नहीं बताई हुई। किसके बारे में बताया हुआ है? इसके बारे में। एनआरवी कैसे कैलकुलेट किया? सेल प्राइस कैसे आएगी? कहता है दीज गुड्स आर आउट ऑफ फैशन एंड कैन बी सोल्ड एट 70% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कौन सी थी? 3300। इसका कितने पर बिकेगा? 70%। वैल्यू बता दो कितना हुआ? 2310। यह आपने लिखा कि एनआरवी में सेल प्राइस क्या है? 2310। कितने का खर्चा करना पड़ेगा? कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू कंप्लीट? आफ्टर इनकरिंग द कॉस्ट टू सेल कितना? 240। 240 का खर्चा करोगे तो फिर बात बनेगी 240। तो एनआरवी फिर बनेगी कितनी? 2000। अब इनमें से कॉस्ट भी आ गई और एनआरवी भी आ गई। अब बताओ 2850 को 2070 पर लेकर जाना हो तो कितना डाउन करना पड़ेगा? एक एनआरवी एडजस्टमेंट होगी। 2-3 चीजें बतानी है यहां पर कि सॉफ्टवेयर कैसे डील करता है। लोअर कौन सी होगी? चलें बताएं। एक 89750, इसकी तो एनआरवी बताई नहीं हुई, तो कौन सी लोअर होगी? कॉस्ट। एक 2070 या 2850 लोअर? 2070। तो ये बताओ 2070 फिर लोअर ले लिया जाए, टोटल स्टॉक कितना होगा? फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 9820। अच्छा, अब ये हमारा स्टॉक आ गया 91820। टोटल बताया कितना हुआ था? 92,600 कॉस्ट बताई थी। 92,600 से गिराना है 9180। कितना लेस करके गिरा सकते हो? कितना लेस करना पड़ेगा? 780। या मुख्तलिफ अंदाज में
सॉफ्टवेयर में बताया हो सकता है, मैं मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक है कितना, इसकी एंट्री क्या होती है, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखी थी। 91,820 क्या है आपका एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाओ और जाकर देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या वैल्यू दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस 92,600, एक ऑप्शन, ये तो होगी गलत। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, क्या ये वही वाली वैल्यू है जो अभी आपने कैलकुलेट की है, -33, ये तो कहानी वैसे ही क्लोज। तो ठीक का ऑप्शन कौन सी हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। दूसरी चीज, इससे क्या चीज ठीक होगी, स्टॉक इन्वेंट्री, कौन सी वाली वैल्यू है, 700 से भी कैलकुलेट करवाया आपको और वो एनआरबी पे लेकर आ रहा है। आप यहां से वैल्यू देखो या फिर ये दोनों चीजें भी देख सकते हो कि एडजस्टमेंट्स कितनी हो रही है। बात समझ लग गई, ये वाली आपकी ऑप्शन आ गई ठीक। कितनी लाइन आइटम्स ठीक हो गई। अब इस जगह पर आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी मजीद एडजस्टमेंट्स कर सकते हो बताओ। अभी आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से नहीं किया हुआ, क्या करंट एसेट का टोटल लग सकता है, ये वाली लाइन एडजस्टमेंट डील हो सकती है ना। क्या इधर से रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस हो सकती है, जीपी आ सकता है, जल्दी बताओ फिर, जल्दी जल्दी भी कोई स्पीड में ये सवाल हो जाएगा, बड़ी जल्दी जल्दी। पेपर करने का अंदाज, कौन कौन सी आइटम्स हो चुकी हैं, कौन कौन सी आइटम्स ठीक कर सकते हो, मजीद मार्क्स अचीव करने हैं। एक एडजस्टमेंट वो भाई आ रहा है, टाइम जा रहा है, तो जल्दी जल्दी कौन से मार्क्स अचीव करने चाहिए, जो सी एडजस्टमेंट्स कर ली हुई हैं उनके मार्क्स अचीव करने चाहिए, बताओ जी। 539,540 सही है, दस है ना। 5,40,000 में से लेस क्या करना है भला, 4,60,480। थोड़ी मेहरबानी, सही वाली वैल्यू दसना। है कितों आए ऐसे, सिर्फ 460 तो नहीं लेस कर देता सी। तो यहां से सॉफ्टवेयर से सिलेक्ट करके देखना है कि कौन सी वैल्यू सही आपने चूज की हुई है। अब टोटल करने का मसला तो नहीं है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक का टोटल लगा रहे हो, नहीं, ऑलरेडी लगा हुआ है 460 480, ये आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको देखा और अब वैल्यू बताओ कितनी बनती है, 79520। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, तुक्का शरीफ लगाते हैं, तुक्का शरीफ लगाते हैं, कौन सा तुक्का लगाना चाहिए, या ये होगा या ये होगा, चांसेस ये लग रहे हैं। तो एक दो एसेट्स होंगे, उन दो की अलग-अलग डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हुई होगी। कितना मान रही है, 5325,750, 750 प्लस 750, इसका मतलब 750 तो होनी है, इन दोनों में से कोई एक लग रही है मुझे। अब तुक्का शरीफ लगाने का तरीका, दूसरी साइड पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाओ, जाके चेक करो क्या चीज हो रही है, कौन सी जगह कौन सी आइटम सेम है, तो फिर आप तुक्का सही लगा सकते हैं। 6075 शायद ठीक होगी। ये भी आ रही थी उधर, माइनस तो कोई चीज नहीं हो रही, ये वाली चांसेस है कि ठीक होगी, उसका ये ठीक हो, उसका ये ठीक हो, यहां पे भी 6775। तो ट्रायल बैलेंस में जाओ, सबसे पहले तो चेक करो ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं। 97,500 में से 26,250 क्या करो, लेस करो, नेट ऑफ करो, कितना बनता है। और मेथड जरा सा चेक करो कि मेथड कौन सा है, एक मिनट में मेथड कौन सा है, क्या एक नया आइटम परचेज किया, एक नया आइटम परचेज किया, नए आइटम की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, जल्दी जल्दी ये देखो,
तुक्का शरीफी लगाने का तरीकाकार, 18,000 के ऊपर 10%, 1800 हुआ। यकम अगस्त को खरीदा था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने की डेप्रिसिएशन 750 ही होगी। कितनी है? 750। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसमें से ये माइनस करो, 7250, उसका 10%, 7125, 7125 प्लस 750, मुझे लग रहा है ये वाला होगा आखिरी। सेवन 725 प्लस 750 कितना होता है? 77। क्या सही है? हाँ, $86 86, पता नहीं कौन सी ऑप्शन को ठीक किया हुआ है। बिस्मिल्लाह पढ़ के लगा दीजिए। कोई एक आधी लगता है गलती कर दी इसने। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था ना, गलती कर दी लगती है इसने, कैलकुलेशन में लगता है गलती की हुई है। 26 तो नहीं हो सकता, समहाउ जो सी भी चीज़ है वहाँ पे चांसेस है कि गलत नहीं होगी। ये एक वैल्यू गलत कर दी लगती है उन्होंने। हाँ जी बेटा, तो वो तो बाकी का बच गया ना। निकालना किस में से है? असल चीज है निकालना किस में से है। प्री पेमेंट इंक्लूड्स मींस प्री पेमेंट में गलती फंसी हुई है बेटा। दो चीजें हैं, अगर प्री पेमेंट में गलती मौजूद है तो इसका मतलब है जो करंट ईयर का एक्सपेंस है वो वहां पर मौजूद है, उसको निकालना है। अगर एक्सपेंसेस में इंक्लूड है प्री पेमेंट तो इसका मतलब है प्री पेमेंट अगले साल से रिलेटेड है जो एक्सपेंसेस में शामिल हो गई है। तो निकालना क्या है? प्री पेमेंट को निकालना है, ऑपोजिट चीज को आउट करना है। बजाएं बस, ये आपने ही करना है, घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैंने मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स आपको करवा दी हैं, आपको तरीकाकार सिखा दिया। अब ये वाला काम आपने करना है। आप 20 में से कोई 17-18 मार्क्स रिसीव कर चुके हो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।